जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी की। क्या राहुल गांधी की छवि जानबूझकर खराब की गई? क्या मीडिया और कुछ पत्रकारों का एक गैंग एक मिशन के तहत राहुल गांधी के पीछे पड़ा है? कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी की छवि क्यों खराब की गई है। मैंने उस वीडियो के कई टुकड़े किए हैं और ये इसलिए किया है ताकि मैं आपको एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप उस वीडियो का पहला अंश देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। में पहले आया 2004 से तकरीबन 2008-9 तक, तो हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करता था। याद है आपको? फिर मैंने दो मुद्दे उठाए। एक मैंने न्यामगिरी का मुद्दा उठाया और दूसरा मैंने भट्टा परसोल का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ डट के खड़ी रहेगी। The moment I raised the question of land and the moment I started to defend the right of poor people on their land is when this whole media tamasha starts. ये बात बिल्कुल सही है कि उस वक्त राहुल गांधी ही एकमात्र बड़े नेता थे जिन्होंने ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसौल के किसानों का मुद्दा उठाया था। अब भट्टा परसौल के किसानों का मुद्दा क्या था ये भी समझ लीजिए। ये उस वक्त मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी और यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण चल रहा था। दनकौर के पास भट्टा परसौल दो गांव हैं। इन दोनों गांवों के किसान अपनी जमीन देने से मना कर रहे थे। इसी को लेके बहुत बड़ा आंदोलन वहां हुआ था। दिल्ली तक यह आंदोलन चला था। उस वक्त राहुल गांधी नए नए कांग्रेस में आए थे। युवा जोश था, करीब 40 साल के आसपास उनकी उम्र बताई गई थी उस वक्त। तो राहुल गांधी किसानों के समर्थन में भट्टा परसौल गए। वहां पर जो इस वक्त मौजूदा विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, ये उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे। तो धीरेन्द्र सिंह अपनी बाइक पर बैठाकर राहुल गांधी को किसानों के बीच ले गए थे और उस एकमात्र आंदोलन ने राहुल गांधी को देश के राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित किया था। और अब बताता हूं कि न्यामगिरी का मूवमेंट क्या था। 2003 में उड़ीसा सरकार ने वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड से एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत उस कंपनी को न्यामगिरी हिल्स की खुदाई करने के राइट्स दे दिए गए थे। न्यामगिरी हिल्स ओडिशा के कालाहांडी जिले में पड़ता है। ये जो कालाहांडी जिला है ये आदिवासियों का इलाका है। लोकल ट्राइब्स वहाँ पर जो थे वो इस खुदाई का विरोध कर रहे थे। वो सरकार के इस एग्रीमेंट के खिलाफ थे। आदिवासी नहीं चाहते थे कि न्यामगिरी हिल्स की खुदाई की जाए क्योंकि आदिवासियों के लिए न्यामगिरी हिल्स एक देवता की तरह थे। वो उस पहाड़ी की पूजा करते थे। तो 2003 से ही इस एग्रीमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुआ। लगातार विरोध चलता रहा। 2004 में राहुल गांधी की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में और राहुल गांधी ने न्यामगिरी मूवमेंट का सपोर्ट किया। राहुल गांधी ओडिशा गए, वहाँ लोगों से मिले, उन आदिवासियों से मिले और उसके बाद फिर वापस दिल्ली आए। फिर केंद्र में उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर दबाव बना के उस प्रोजेक्ट के लिए जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है उसको रुकवा दिया। तो केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और ये पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। हम आदिवासियों के लिए पैसा कानून लाए, वन अधिकार कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए और उसके बाद ये सारे के सारे 24 घंटा मेरे खिलाफ लिखने शुरू कर दिए। जो हिंदुस्तान के एसेट्स थे वो महाराजाओं से हिंदुस्तान की जनता को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, अब वो बीजेपी उल्टा कर रही है। अब जो आपके एसेट्स हैं आपसे छीन कर फिर से महाराजाओं को देने की कोशिश। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने पेशा कानून और प्रीवी पर्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम तो महाराजाओं से जमीन छीन के गरीबों में बांट रहे थे, आप तो उल्टा कर रहे हैं, गरीबों से छीन के फिर से महाराजाओं को दे रहे हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो लैंड सीलिंग एक्ट बना। लैंड सीलिंग के लिए प्रोविजंस किए गए और उस वक्त एक बड़ा नाम जो सामने आया था वो था आचार्य विनोबा भावे जी का। उन्होंने बहुत योगदान दिया था इस काम में। जिनके पास बहुत ज़मीनें थी उनसे ज़मीनें वापस लेके, उनसे ज़मीनें छीन के सरकार ने भूमिहीनों को ज़मीन दी ताकि देश के लोग किसानी कर सकें। तो बहुत बड़ा मूवमेंट चला था वो। हालांकि बहुत सफल आंदोलन नहीं रह पाया क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है तो वो अपने सारे शक्तियों का इस्तेमाल करता है कानून को रोकने के लिए, कानून को दबाने के लिए। उस वक्त कई लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो अगर आपको याद हो
केशवानंद भारती का मामला भी जमीन का ही मामला था। तो वही चीज़ राहुल गांधी भी कहना चाह रहे हैं कि हमने क्योंकि गरीबों के हित में कानून बनाए, हमने क्योंकि गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, इसलिए जो पैसे वाले लोग थे वो मेरे खिलाफ लामबंद हो गए, वो मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने लगे। और अगर हिंदुस्तान की जनता, आदिवासी लोग, गरीब लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो ये काम बहुत आसान है, मगर अगर बिखरे रहेंगे तो फिर ये काम नामुमकिन है। कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है। The beauty of it is that it doesn't work. The truth has a nasty habit of poking its nose out from here and poking its nose out from there. तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। ये एक प्रकार से मेरा गुरु है, ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं। और अगर आगे देखिए, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, भर भर के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, न सिर्फ मीडिया के द्वारा बल्कि सोशल मीडिया पर भी जो बीजेपी के हैंडल्स हैं, जो बीजेपी IT सेल के लोग हैं, जो बीजेपी के ट्रोलर्स हैं, वो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ें लिखते हैं। अगर अभी आपको याद हो तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी की एक तस्वीर उल्टा लगा दी थी। बात सही है कि देखिए, आप एक आदमी की छवि खराब करने के लिए जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर वही शक्ति, वही सामर्थ्य, वही पैसे आप कोई सार्थक काम करने में लगाएं तो देश का भला हो, समाज का भला हो। विपक्ष के नेताओं का इस तरह से दुष्प्रचार करना ये ठीक बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए नहीं ठीक है ये, और ये हेल्दी डेमोक्रेसी में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए।